तो मित्रगण, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ द पावर शेयरिंग। आपने पावर शेयरिंग को बहुत अच्छे से समझ लिया। आई थिंक अगर आपने दोनों पार्ट देखे हैं, जिन भी स्टूडेंट्स ने पहला पार्ट नहीं देखा जाके देखो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर मुझसे मत बोलना कि सर पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा। स्लाइड्स लंबी हैं, अगर आई एम टेलिंग यू, जितना भी एग्जाम लाइक माल है वो सारा मैंने इन स्लाइड्स में डाला है। इन स्लाइड्स के बाद में आपको कुछ भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट पार्ट है, हमने सोचा था 2 पार्ट में हो जाएगा, बट हमारा सोचा होता नहीं है। हमारा सोचा अगर हुआ होता तो आज पता नहीं हम कहाँ होते। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। तो 2 तरीके की पावर शेयरिंग होती है। फर्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड अनदर इज द वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर शेयरिंग बोल दो या डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो। शेयरिंग का मतलब होता है शेयर करना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? शेयर मतलब क्या है, आपके पास में कोई चीज़ है, आप क्या कर रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो, तो दैट्स कॉल्ड द शेयरिंग। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देना। तो इफ हम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे थोड़ा जियोमेट्री का यूज होगा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्रिएट अ 90 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दिस इज द क्वाइट सिंपल थिंग। मैं इंजीनियर रहा हूँ, पर मैंने कभी घमंड नहीं किया। तो इट मीन्स मुझे साइंस और मैथ की थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, जो अभी भी मेरे दिमाग में बची हुई है। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम थोड़ा आगे की तरफ समझेंगे। इसको समझने के लिए वी नीड टू गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। देखो, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या है, सबसे पहले एक मोनार्क हुआ करता था, दैट्स कॉल्ड द किंग, राजशाही। इसमें सारी की सारी पावर राजा के पास में है। वही लॉ बना रहे हैं, वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वही न्याय कर रहे हैं। दिस इज द यूरोपियन कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं इंडिया में, जो कॉन्सेप्ट है जो वैदिक ए से चल रहा है वो काफ़ी अलग है। यहाँ पे राजा को धर्म संहिता के हिसाब से काम करना है। आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली। बाहुबली में भी एक राजपुरोहित होते थे जो कानून के बारे में बताते थे। अगर राजा उस कानून का फॉलो नहीं करेगा तो डेफिनेटली डेफिनेटली इसको क्या होगा, राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यूरोप में प्रॉब्लम क्या थी कि राजा जी सारे काम कर रहे हैं। अब आप सोच के चलो, राजा है, एक रानी है। मॉर्निंग में रानी ने राजा से अच्छे से बात कर ली, या फिर एक रोज़ गिफ्ट कर दिया। अब राजा बड़े खुश होकर बैठा हुआ है, क्या तो रानी साहिबा ने मुझे एक रोज़ गिफ्ट कर दिया। एक चोर आता है, उसने किसी साहूकार का या फिर एक बिजनेसमैन का सोने का कुछ सामान चोरी कर लिया। मंत्री जी बोलते हैं कि राजा साहब, इसने ना सोने का कटोरा चोरी किया है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, छोड़ दो, साहूकार को हमारी तरफ से कटोरा दे दो, इसको भी एक सोने का कटोरा दे दो। अगले दिन राजा रानी में लड़ाई हो गई। राजा अब गुस्से में बैठा हुआ है, यार रानी का दिमाग समझ में नहीं आता, कभी लड़ाई कर लेती है, कभी मुझे रोज़ गिफ्ट कर देती है। अब एक और पर्सन आता है, तो मंत्री बोलता है राजा साहब, ये बेचारा गरीब आदमी था, इसने एक घर से रोटी चोरी कर ली बिकॉज ये भूखा था। तो राजा ने पहले तो मंत्री में डांट मारी, क्या है मॉर्निंग में इन लोगों को उठा के ले आता है। फिर उसने उस गरीब आदमी को सजा दे दी। इट मीन्स, अगर एक ही पावर सारे आदमियों के एक आदमी के हाथ में रहेगी, सारे आदमी नहीं, एक आदमी के हाथ में रहेगी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि करप्शन हो सकता है। तो इसलिए फिर लोगों ने क्या किया, प्लान बनाया कि हम जितनी भी पावर उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले लेजिस्लेचर को हमने पावर दी टू मेकिंग लॉ, कि हम क्या बनाएंगे, लॉ बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव को पावर दी कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जुडिशरी को पावर दी इंटरप्रिटेशन की। देखो, लॉ बनाने का काम हमारी पार्लियामेंट का है, उसमें सारे लोग बैठेंगे, कांग्रेस भी बैठेगी, बीजेपी भी बैठे हुएगी, तृणमूल कांग्रेस भी बैठेगी, आम आदमी पार्टी भी बैठेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट। बट उसको इम्प्लीमेंट करने का जो पावर है वो किसके पास में है, वो मोदी जी के पास में है, यानी प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास में है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि लॉ बनाना अलग चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करना अलग चीज़ है। जैसे एक लॉ बना था, दैट्स कॉल्ड सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब ये बिल 2019 में बना था, बट इसके जो रूल्स थे वो रूल्स आई थिंक 2024 में आए थे। जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल नहीं बनाएगी, तो जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। व्हाट इज़ द रूल? अब आपके पापा ने बोल दिया आपसे, या आपके बाबा ने बोल दिया कि बेटा रात को 10 o'clock से पहले आपको घर आना है। बट जस्ट इमेजिन अबाउट अ कंडीशन कि आप अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी में गए, वहाँ पे लेट हो गया। तो इस पे आपको एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो रूल है। और रात को 10 बजे आना है, ये क्या है, रूल है। और आपको एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको हम इम्प्लीमेंटेशन बोलेंगे। अब जब रूल होता है ना, तो उसको लेके एक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि रूल में कोई लैंग्वेज लिखी हुई है, उसने उसका मतलब आपने कुछ निकाला, मैंने कुछ निकाला, तो वो पावर किसके पास में, वो जुडिशरी के पास में। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट की है, और वहाँ पे हमने 3 ऑर्गन्स को डिवाइड किया है, दैट्स कॉल्ड द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पे जो भी पावर शेयरिंग है
वो 3 लेयर्स में की गई है हॉरिजॉन्टल लाइन में। बट सारे के सारे क्या हैं, ऑल इक्वल्स हैं, तो ये चेक एंड बैलेंस का काम कर रहे हैं। अगर एग्जीक्यूटिव हाथ से बाहर जाएगी तो लेजिस्लेचर रोकेगा, लेजिस्लेचर हाथ से बाहर जाएगा तो जुडिशरी रोकेगी, और जुडिशरी का जज हाथ से बाहर जाएगा तो लेजिस्लेचर को ये पावर है कि वो जज को हटा सकते हैं। इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस होते हैं उनको हटाने की पावर पूरी की पूरी पार्लियामेंट में होती है। तो दिस काइंड ऑफ अ चेक एंड बैलेंस वही है कि घर में 4-5 लोग हैं, सब लोग क्या है, एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं ताकि सारे लोग अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, इस पे भी मल्टीपल कहानियाँ हो सकती हैं, बट अब ये लेक्चर कंप्लीट करना है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये फिर से शायद स्लाइड क्या हुई है, कॉपी हो गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये पिक मैंने बनाया है तो इसमें क्या है, चेक एंड बैलेंसेस हैं, ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, 1 सेकेंड आई नीड टू चेंज द पेन कलर। देखिए लेजिस्लेचर हैव अ पावर टू मेक द लॉ, ठीक है, ये लेजिस्लेचर है, इसने प्यारा सा लॉ बनाया। एग्जीक्यूटिव उस पर रूल बना के उसको क्या करेगा, अप्लाई करेगा, और जुडिशरी इसको इंटरप्रिटेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट ने रूल बना दिया, इंडियन जस्टिस कोड यानी भारतीय न्याय संहिता, उसके ऊपर रूल बनाने का काम किसका है, इसका है, और उसके थ्रू सजा देने का काम किसका है, जुडिशरी का है। तो यहाँ तक मुझे समझ में आया कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, यहाँ पे एक सिंपल एक लाइन बनी हुई है। अब जब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आपको समझ में आ गई तो वर्टिकल पावर शेयरिंग आपके लिए समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है यहाँ पे पूरे तरीके से, क्या है बेटा, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। तीनों ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और ये क्या करेंगे, चेक एंड बैलेंस करेंगे। क्या है, जुडिशरी कैन चेक, जुडिशरी कैन चेक द लॉ एंड पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। अगर एग्जीक्यूटिव बाहर जाएगी तो पार्लियामेंट उसको कंट्रोल कर सकती है। बट आप बहुत छोटे लेवल पे पढ़ रहे हो तो ये आपको आइडल लगेगा, बट आप बड़े लेवल पे जाओगे तो एक ऐसी भी कंडीशन आती है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव पूरी तरीके से फ्री हो जाती है। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, यूपीएससी लेवल की बातें आपको पता है। अगर मैं बातों में चला गया तो ये लेक्चर 1 आवर+ का हो जाएगा। अगर इसी एक स्लाइड को मैं समझाना शुरू करूँ, आई रिक्वायर्ड अ मोर देन 2 to 3 hours। तो जुडिशरी कैन चेक द लॉ, पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। दूसरा क्या है, प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसमें क्या होगा, पावर के मिसयूज को रोका जाएगा कि भैया आज ना कि पार्लियामेंट के मन में हुआ, उसने एक लॉ, मतलब अगर एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं क्लास में पास करता हूँ कि एग्जीक्यूटिव के मन में हुआ कि रात को 7 o'clock पर सारी जनता बाहर निकलेगी और नारे लगाएगी सरकार जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद। पावर है, निकलवा भी सकते हैं, बट ये आपके आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। 7 o'clock पर मैं बाहर घूमना चाहता हूँ तो एग्जीक्यूटिव के पास में पावर नहीं है, वो इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। सॉरी, एग्जीक्यूटिव के पास में पावर नहीं, जुडिशरी इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पावर शेयरिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो चेक एंड बैलेंस यहाँ पे चलेगा। तो आपको इसको और अच्छे से समझना है तो उसके बाद में आपको समझना पड़ेगा वाई हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड। नो ऑर्गन बिकम पावरफुल। हमको पता है पहले ज़माने में राजा के पास में क्या होती थी, पावर होती थी। राजा क्या बोलता था फ्रांस में कि आई एम द सन ऑफ द किंग, सॉरी सन ऑफ द गॉड। वो बोलता था ना कि मेरे को जितने भी राज्य पावर मिले हैं, जितने भी अधिकार मिले हैं, वो किससे मिले हैं, भगवान से मिले हैं। अब जस्ट टेल मी वन थिंग, आपको आपके पेरेंट्स ने 100 रुपये दिए, 100 रुपये दिए, 500 रुपीज़ दिए, आप मार्केट में गए, आपसे वो पैसे गिर गए, तो किसको राइट है आपसे क्वेश्चन पूछने का, आपको या पड़ोसी को, आपके सॉरी आपके पेरेंट्स को या आपके पड़ोसी को। तो क्वेश्चन इज दैट कि हमारे पेरेंट्स को ही राइट है, पड़ोसी थोड़ी पूछेगा। उसी तरीके से जब राजा को अधिकार भगवान ने दिए तो वो आंसर भी भगवान को देगा। जनता कौन थी, इसीलिए फिर डेमोक्रेसी आई। और डेमोक्रेसी में इस खतरे को देखते हुए कि किसी भी ऑर्गन के पास में पूरे तरीके से पावर ना आ जाए, वहाँ पे पावर शेयरिंग के फॉर्मूले को अप्लाई किया गया। आपने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग कैसे की। अब हम यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग कैसे की। दिस इज अ क्वाइट वाइटल थिंग। देखो, इससे पहले जो आपने पढ़ी थी थ्योरी पढ़ी थी, अब आप इसका प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो कि प्रैक्टिकल किस तरीके से होने वाला है। तो इससे क्या होने वाला है, बैलेंस मेंटेन रहेगा और डेमोक्रेसी स्टे सेफ। जहाँ पे एक आदमी के हाथ में पावर जाएगी वहाँ पे हिटलर पैदा होगा, और जहाँ पे हिटलर पैदा होगा वहाँ पे एक केओस क्रिएट होगा और वर्ल्ड वॉर 2 जैसी कंडीशन बनेगी। आपको मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान। पाकिस्तान की शुरुआत जब डेमोक्रेसी हुई, बट अभी वहाँ पे मिलिट्री फोर्स डेमोक्रेसी है। मिलिट्री फोर्स का मतलब क्या है, मिलिट्री के द्वारा फोर्स की गई डेमोक्रेसी है, मिलिट्री सारे काम करती है। तो आपको वहाँ की कंडीशन पता है कि कंडीशन क्या है।
तो ये चीज़ आपको समझ के चलना पड़ेगा। अगर आपको राइट्स चाहिए, अगर आपको फ्रीडम चाहिए, तो आपको डेमोक्रेसी को बचाना पड़ेगा, और डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग क्या है, इसेंशियल है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो पावर है वो एक तरीके से सेंटर से शुरू होगी, और सेंटर से शुरू होते हुए स्टेट पे आएगी, और स्टेट से शुरू होते होते लोकल गवर्नमेंट में आएगी। द मेन थिंग इज दैट, अब समझने का ट्राई करना। जैसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्केड्यूल है, स्केड्यूल्स के अंदर आपको 3 वो मिलेंगी लिस्ट, ठीक है। पहली सेंट्रल लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है, चौथी कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट की अगर सेंट्रल लिस्ट की बात करूँ, जो भी टॉपिक इसमें लिखा हुआ है उसके ऊपर केवल लॉ सेंटर बनाएगी, और जो भी चीज़ स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में सारे के सारे लॉ कौन बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्मी है, आई कैन से सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर है, तो उसके लिए सारे के सारे रूल सेंटर बनाएगा। इसलिए आपने इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी सुना होगा, आपने स्टेट के हाथ में ये पावर नहीं सुनी होगी। मनी, मुद्रा, आरबीआई, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के टॉपिक हैं, इसलिए आपने भारतीय रिजर्व बैंक सुना होगा, यूपी रिजर्व बैंक नहीं सुना होगा। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर क्या है, पुलिस की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में हेल्थ की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में एग्रीकल्चर की पावर है। क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अगर सेंटर अपने हाथ में सारी पावर रखता तो केरला में होने वाला एग्रीकल्चर काफ़ी अलग है यूपी में होने वाले एग्रीकल्चर से। जैसे मैं इरिगेशन की बात करूँ, यूपी पूरा का पूरा प्लेन रीजन है, आपको यहाँ पे कैनाल्स देखने को मिलेंगी, बट केरला में आपको इस तरीके का कोई भी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्लेटू रीजन है। कैनाल आपने देखा होगा, नहर होती है, तो नहर खोदने के लिए मिट्टी चाहिए, आप मिट्टी को बुलडोजर से हटा सकते हो, बट प्लेटू में क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं, आप रॉक्स में कैनाल नहीं बना सकते। तो दिस इज द ऑल अबाउट। अब लास्ट में आता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट स्टार्टिंग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, आई थिंक 72 और 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। इसमें क्या है कि जो लोकल मुद्दे हैं, जैसे आपकी सिटी है, सिटी में आपके एक मेयर होंगे, चेयरमैन होंगे, सभासद होंगे, आपने सुना होगा कि बोर्ड के चुनाव होते हैं। अगर आप गांव में रहते हो तो वहाँ पे प्रधान होंगे। एक बहुत फेमस वेब सीरीज है दैट्स कॉल्ड द पंचायत, उसमें आपको पंचायत का ये जो भी फंक्शंस हैं वो बहुत इजीली समझ में आएंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया के छोटे से गांव में कहीं पे रोड टूटा हुआ है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता होगा कि वहाँ पे रोड टूटा हुआ है? भाई इतनी बड़ी कंट्री है, तो वहाँ पे एक प्रधान चूज किया जाएगा, वहाँ पे एक ग्राम सभा बनाई जाएगी। ये सारी चीज़ें किससे मिलने वाली हैं? ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं पावर शेयरिंग से। तो जो पावर है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, वी कैन से फ्रॉम द अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये पावर क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो पावर मूव कर रही है ना बेटा, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आपको एक चीज़ समझ के चलना पड़ेगा, ये पावर जो मूव कर रही है इसका डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी पावर डिवीजन को लेके, तो उसका फैसला कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि अगर स्टेट वर्सेस सेंटर हुआ, और या स्टेट वर्सेस स्टेट हुआ, तो ऐसे केस किसके पास में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएंगे। तो दिस इज द वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, जितने भी इशूज़ हैं, कौन से इशू हैं, नेशनल इशू हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी। कि आपको एस जयशंकर सर को कहाँ भेजना है, किसके साथ में आपको ट्रिटी साइन करनी है, पाकिस्तान में कितनी मिसाइल डालनी है, ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और रीजनल इशू कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, रीजनल गवर्नमेंट को अगर आप पावर देते हो तो जो लोकल पॉलिटिक्स है वो रीजनल गवर्नमेंट पे रुक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आजकल लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं मराठी बोलो, कर्नाटक के लोग बोलते हैं कन्नड़ बोलो, तमिल पीपल्स हमेशा तमिल लैंग्वेज पे एम्फसाइज करेंगे। द मेन थिंग इज दैट दिस इज द पार्ट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज, रीजनल इशूज। तो अगर आप इन चीज़ों को नहीं रोकोगे तो ये नेशनल लेवल पे आएंगे और नेशनल इशू बनेंगे। दैट्स वाई वी गिव अ पावर। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव होंगे वहाँ पे इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट इज अ सैचुरेशन और वी कैन से अ सेफ्टी वॉल, जहाँ पे लोग अपने तरीके की गवर्नमेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाब की अगर मैं बात करूँ, तो पंजाब में मोस्ट ऑफ पीपल बिलोंग फ्रॉम द सिखिज्म। तो आज तक वहाँ पर जितने भी सीएम हुए हैं वो सिख धर्म को बिलोंग करते हैं। इट मीन्स क्या है कि हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहाँ पे रीजनल लेवल पे रीजनल लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। तमिलनाडु में जितने भी पीपल्स हैं,
जितने भी लोग आज तक सीएम बने हैं वो सारे तमिल ओरिजिन्स के हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो रीजनल पॉलिटिक्स है वो भी क्या देती है, आपको एक गैप देती है चीज़ों को मेंटेन करने का। तो बेसिकली आपको ये चीज़ समझ में आई कि सेंटर और स्टेट के हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, दिस इज अ 7th स्केड्यूल, उसमें 3 लिस्ट हैं। अगर आप थॉरोली पढ़ना चाहो तो लक्ष्मीकांत पढ़ लो, और बहुत छोटी सी बुक आती है सुभाष कश्यप कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत प्यारी बुक है, पढ़ के देखो मजा आएगा। बुक रीड करने की तो आदत डालो ना आप लोग, क्योंकि बुक रीड से क्या होता है, आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। और बेटा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको बुक रीड करने में नींद आती है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बुक केवल उन्हीं लोगों को एंटरटेन करती है जिनका ब्रेन क्या होता है, बेसिकली स्ट्रांग होता है या जागृत होता है। अगर आपको बुक पढ़ते में नींद आ रही तो आप एक छोटी सी प्रैक्टिस करो, बुक रीड करो, नींद आ गई फिर से सो जाओ, फिर से उठ कर बुक को रीड करो। विद इन अ 1 मंथ आपको एक बुक तो ईट करनी है। ये वो बुक नहीं है जो आपके सब्जेक्ट की होने वाली है, ये बुक वो नहीं है जो आपके सिलेबस की एक्स्ट्रा बुक होने वाली है, ये वो बुक होने वाली है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाली है। बिकॉज आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आजकल की डेट में मार्क्स इतना मैटर नहीं करते। यू शुड हैव अ कॉन्क्रीट स्किल्स, just like you don't have a stage fear, you should have a great command on English communication. I'm telling you one thing, if you have a English communication in a present time, you will have a lots of opportunities. If you have a extra time, you can learn some kind of a new language, you can learn a new game. तो आजकल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन फर्दर। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के बारे में आप पढ़ रहे हो। फेडरल सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में इंडिया फॉलो द फेडरल सिस्टम। अब व्हाट इज द फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम की एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे स्टेट और सेंटर के बीच में पावर शेयरिंग है। क्या है? पावर शेयरिंग है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, पावर शेयरिंग स्टेट बिटवीन सेंटर है, तो इसको हम फेडरल सिस्टम बोलेंगे। सम कंट्रीज हैव अ नो स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो मैं बात करूँ एक छोटी सी कंट्री जिसका नाम है यूके, उत्तराखंड मत समझना, दिस इज द यूनाइटेड किंगडम। एक छोटी सी कंट्री, तो आपको स्टेट की जरूरत है नहीं। इंडिया में जो स्टेट बनाए गए हैं उसका रीजन बहुत क्लियर सा है कि इंडिया में जितने भी स्टेट बनाए गए हैं उनको इसलिए बनाया गया कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन इतना कॉम्प्लेक्स है, इतनी वास्ट कंट्री है, जिसमें 3.24 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का तो एरिया है, इतनी ज़्यादा एथनिसिटी है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, ताकि चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन द पावर। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल रखा है कि भैया रेलवे अगर इंडिया इंडिया बनाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट नहीं बना सकते। प्रॉब्लम क्या है समझने का ट्राई करो। एक सिविल सर्विस का सर्वेंट का ब्रेन अप्लाई करो। यूपी ने रेल बनाई, रेल की जो ब्रेड्थ है, जो जिसको हम रेलवे ट्रैक बोलते हैं, वो इतनी बना दी। अब बाहर में बंगाल है, बंगाल में इतनी है ट्रैक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार ट्रेन को चेंज करना पड़ेगा। तो यूनिफिकेशन ऑफ द सिस्टम, इसलिए रेलवे को सेंटर के हाथ में दिया गया। बट हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो हर एरिया में अलग है। लद्दाख में हेल्थ इशू अलग होंगे इफ़ यू कंपेयर विद द केरला, क्योंकि लद्दाख में ड्राई सीजन है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड है, जबकि केरला में ह्यूमिड है और थोड़ा बहुत बॉम क्लाइमेट भी होता है। इसीलिए हेल्थ को क्या रखा गया है, रूरल सॉरी स्टेट लेवल का सब्जेक्ट बनाया गया है। अब जैसे बेल्जियम ने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था फेडरलिज्म को, श्रीलंका ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। देखो आपको बहुत अच्छे से पता है ये वाली बात कि श्रीलंका में जो तमिल पीपल्स थे उन्होंने भी बोला था भाई देखो हमको अलग कंट्री नहीं चाहिए, आप रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, यानी हमारा जो एरिया है जहाँ पे हमारी संख्या ज़्यादा है वहाँ एक ऐसी गवर्नमेंट बनने दो, एक स्टेट बना दो अलग से। बट श्रीलंका में सिंहाला बोले ना बाबा ना, ये तो नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लड़ाई हुई। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, बिलो स्टेट लेवल होती है, इसमें पंचायत होती है, म्यूनसिपैलिटी होती है, ब्रिंग पावर क्लोजर टू द पीपल। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि जो लोकल पंचायत है ना बेटा, वो आपके वैदिक सोसाइटी से चली आ रही है, सभा और समिति। तो गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी जिससे लोगों को ये भी पता पड़े कि लोकतंत्र काम कैसे करता है। जैसे गांव में ग्राम सभा होती है, वहाँ पंच बैठेगा, मुखिया बैठेंगे, और वहाँ पे लोग बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इसका जो बजट आता है वो सेंटर से भी आता है और स्टेट से भी आता है। तो लोग क्या करेंगे, सिंपली और सिंपली अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रख के उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हर 5 साल में इलेक्शन होगा, तो इस तरीके से ये लोकल गवर्नमेंट काम करेगी। सिटी के लिए म्यूनसिपैलिटी होती है जो अर्बन एरियाज में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक और होगा अमॉन्ग द सोशल ग्रुप्स। आपको रिलीजियस ग्रुप्स में पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को में पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। इन दोनों को मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक कंट्री में 5 to 6 रिलीजन है, आपको सबकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप किसी एक रिलीजियस ग्रुप की रेस्पेक्ट नहीं करते तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। एग्जाम्पल श्रीलंका, श्रीलंका में उन्होंने जो तमिल लोग थे उनके रिलीजन का रेस्पेक्ट नहीं किया, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ा,
बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ा, और अप्रॉक्सीमेटली कम से कम आई थिंक 50 to 60 ईयर्स उनकी वॉर चली थी। 2009 में एंड हुआ था। लिंग्विस्टिक ग्रुप क्या होता है आपको पता है, इंडिया ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा। अगर आप पढ़ोगे तो 1947 से लेकर 1956 तक लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद चला था। जो साउथ के स्टेट थे वो एक ऐसा स्टेट चाहते थे जिसका नाम, जिसका पूरा का पूरा फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेस पे हो। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। लास्ट में फिर गवर्नमेंट ने ये बोला था कि एक स्टेट हम लैंग्वेज के हिसाब से बनाएंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्टेट में एक ही लैंग्वेज के लोग रहे, ठीक है। सोशल ग्रुप्स में फीमेल हो गए, मेल हो गए, एसटी हो गए, एससी हो गए, और आपके एलजीबीटीक्यू हो गए जिसमें गे आते हैं, लेस्बियंस आते हैं, अलग अलग ग्रुप्स आते हैं। तो ये सारे लोगों के बीच में भी आपको क्या करना पड़ेगा, पावर को शेयर करना पड़ेगा। पावर शेयरिंग का बेस्ट तरीका क्या है, बजट में इनको अलग से पैसा दिया जाएगा, इनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, इनके लिए अलग अलग स्कूल्स ओपन किए जाएंगे, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द पावर शेयरिंग। एग्जाम्पल ऑफ द सोशल पावर शेयरिंग, जैसे रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। आपको पता है कि बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से, उनके लिए क्या होता है ना, कुछ सीट रिजर्व कर देती है गवर्नमेंट कि अगर कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें केवल एससी और एसटी के पर्सन ही क्या करेंगे, आ सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने फीमेल्स के 33% रिजर्वेशन की बात चली है इसमें लोकसभा में। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ अ रिजर्वेशन सिस्टम। तो एग्जाम्पल्स हैं ये, बहुत सारी योजनाएं चलेंगी जिसमें केवल स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों को क्या दी जाएगी, हेल्प दी जाएगी। बेल्जियम में क्या थे, कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेस्ड ऑन द लैंग्वेज टू इंश्योर द इंक्लूजन। यानी जितने भी लॉ होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम होगी किसको, इनको, तो वो क्या करेंगे, इसके ऊपर बेस रहेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो एग्जाम्पल्स की हमने बात कर ली। वाई सोशल पावर शेयरिंग, सोशल पावर शेयरिंग की अगर मैं बात करूं, गिव द वॉइस टू द माइनॉरिटी। देखो, आप एक चीज सोचो, माइनॉरिटी मेजॉरिटी ये सब नंबर हैं, एंड ऑफ द डे वी आर अ ह्यूमंस विच आर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे आपको फाइट करने का मौका मिले। अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। रिड्यूस एलियनेशन एंड प्रमोट इक्वलिटी, अगर ये होगा तो ये तीन चीज़ें होंगी, किसी भी समुदाय को ये नहीं लगेगा हमारे साथ में गलत हो रहा है। समटाइम कुछ समुदाय को लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो फिर उनका तो फिर कुछ इलाज नहीं है। पावर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव हुआ, हारे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी। पार्टी कंपटीशन होना चाहिए, फेयर पार्टी कंपटीशन होना चाहिए, नो मोनोपोली ऑफ द पावर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर पार्टी ए अभी पावर में है तो वो हमेशा पावर में रहेगी अगर वो सिस्टम का यूज करेगी। मुझे बहुत प्राउड होता है एज अ सोशल साइंस टीचर ये बताने में कि जो हमारा इंडिया है ना, उसमें ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स को हम फॉलो कर रहे हैं, जिससे क्या है, जिससे ये पता पड़ता है कि हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन कितना स्ट्रांग है। एक तो सबसे ज़्यादा लोगों को हम वोटिंग कराते हैं क्योंकि इंडिया के पास में अब तक की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। उसके बाद में एक और चीज़ समझने है कि जिस टाइम इलेक्शन होता है तो उस टाइम पे बजट पेश नहीं किया जाता, वो उस टाइम पे इंटरिम बजट पेश किया जाता है। और इंटरिम बजट की ये शर्त होती है, आप उसमें कोई भी ऐसी योजना नहीं दे सकते कि जिससे लोग आपको वोट दें, कि हर महिला को साड़ी बांटो योजना, लड़कों को बलट बांट दो योजना, है ना, लड़कियों को मेकअप किट बांट दो योजना। ऐसी एक भी फालतू की योजना नहीं चलेगी। जब इलेक्शन हो जाएगा, जब नई गवर्नमेंट बन जाएगी, वो फिर से गवर्नमेंट को पेश करेगी, सॉरी, फिर से बजट को पेश करेगी। तो इतने सारे फंक्शन है, अगर इसी एक लाइन पे चर्चा की जाए ना बेटा, 1 घंटे चलेगी। पर हमको ज़्यादा लंबा लेक्चर खींचना नहीं है, क्योंकि हमने शपथ खाई थी अग्नि के ऊपर हाथ रखे कि कोई भी लेक्चर 30 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट। लेट्स बिगिन विद द फर्दर टॉपिक्स, और बहुत जल्दी हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, कि देखो ये है 100 नंबर, ये 100 नंबर है। अगर मुझे गवर्नमेंट बनानी है तो मुझे 51 नंबर चाहिए गवर्नमेंट को बनाने के लिए, है ना। ये 100 सीट है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव में 51 सीट्स मुझे चाहिए। 51 क्यों, क्योंकि किसी भी एक्ट को पास करने के लिए मुझे इतने तो नंबर चाहिए। तो सिंपली 51 नंबर मुझे चाहिए। अब आपको एक और चीज़ समझना पड़ेगा, अगर तीन पार्टियां, एक पार्टी को तो 20 मिला, एक पार्टी को 31 मिला, दूसरी पार्टी को बचे हुए अप्रोक्सीमेटली 49 सीट्स मिली।
तो किसी के पास में भी 51 नंबर नहीं है, तो दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, आपस में कोalition बना लेंगे कि भाई एक काम कर, तू मेरे साथ आ जा, हम दोनों मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं। इसमें क्या होगा, जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो आपस में शेयर होगा। जैसे होम मिनिस्टर इसका हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर इसका हो गया, डिफेंस मिनिस्टर इसका हो गया, कम्युनिकेशन मिनिस्टर इसका हो गया। तो इस तरीके से सिस्टम काम करता है। तो इससे क्या होता है, पार्टियों के बीच में पावर शेयरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बिफोर 1990, तो यहाँ पे एक डेमोक्रेटेड था कि एक जो सिंगल पार्टी होती थी उसके पास में बहुमत आ जाता था। बट इसके बाद में कुछ ऐसी कंडीशन होने लगी, किसी के पास में बहुमत नहीं आता था, तो दो ग्रुप बन के आए। एक तो वो कांग्रेस लेड यूपीए बन के आया, और एक बीजेपी लेड एनडीए बन के आया। तो इसके अंदर भी बहुत सारी पार्टियां, आप जाके विकीपीडिया पे देख सकते हो कि इनके अंदर कितनी सारी पार्टियां हैं। तो दिस इज अबाउट अ कोalition गवर्नमेंट। कोaliशन गवर्नमेंट में क्या होता है, जॉइंट पार्टी होती है, जॉइंट डिसीजन मेकिंग होगी। तो दिस इज द ऑल अबाउट रोल ऑफ द प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप उन उन लोगों का नाम है जो सीधे सीधे डिसीजन मेकिंग में जाके गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। ये वो लोग हैं जो बाहर बैठ के ये बताएंगे, जैसे क्रिकेट चल रहा है, कुछ लोग बाहर बैठते हैं ना, अरे इस तरीके से सिक्स मारो, इस तरीके से, वो सामने वाले को इतना प्रेशराइज कर देंगे कि वो उसी के तरीके से खेले। तो ये बाहर रहेंगे, और बाहर रह के ये क्या, गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे फार्मर ग्रुप हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप हो गया, वर्कर ग्रुप हो गए, बिजनेस ग्रुप्स हो गए, ये सारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं। और गवर्नमेंट भी इनसे पूछती है, क्योंकि अगर नहीं पूछी तो ये रोड पे आ जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा कुछ जाना है तो किसान प्रोटेस्ट देखना, जो दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पे हुई थी, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि एक पैसा ग्रुप गवर्नमेंट पे कितना पैसा बना सकता है। तो ये भी क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे गवर्नमेंट के डिसीजन को। देखो, एक डिसीजन को करने में कितने सारे लोगों का हाथ है। पॉलिटिकल पार्टी की बात कर ली, स्टेट की बात कर ली, सेंटर की बात कर ली, लोकल गवर्नमेंट की बात कर ली, कोalition गवर्नमेंट की बात कर ली, रिलीजियस ग्रुप की बात कर ली, लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात कर ली, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की बात कर ली, अब हम प्रेशर ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो बेटा, जब भी तो मैं बोलता हूँ कि प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस, इतने सारी चीज़ें झेलने को मिलेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल पावर शेयरिंग। अगर आप नहीं करोगे तो बेटा आप इस तरीके से हिटलर बन जाओगे। प्रिवेंट डिक्टेटरशिप, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड रिप्रेजेंट द डिफरेंट आइडियोलॉजी। सारी आइडियोलॉजीज का सम्मान होगा। अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की भी पूजा की जाएगी, यहाँ पे गांधी जी की भी पूजा की जाएगी। अकाउंटेबिलिटी, आप आरटीआई जाके, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी एक अकाउंटेबिलिटी है, आपकी कोई स्कूल टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनकी एक अकाउंटेबिलिटी है। तो आपको क्या है, अपने एक्शंस के लिए आंसर देना पड़ेगा। दिस इज अ लास्ट एंड फाइनल स्लाइड। तो यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हैं। टाटा एंड बाय बाय। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द डेवलपमेंट। आई थिंक शायद कल या परसों में मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, इसको एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, मिनिमम 2 टाइम्स देखना, और 2 टाइम्स देखने के बाद में आपको उसकी पीपीटी डाउनलोड कर लेनी है। और पीपीटी डाउनलोड करके क्या करना है, लगातार उसको रिवाइज करना है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। आंसर प्रैक्टिस पे मैं एक डेडिकेटेड कोर्स डेवलप कर रहा हूँ, आई थिंक, जिसमें हार्डली 11 और 12 लेक्चर होंगे, वो भी हार्डली 15-15 मिनट्स के। तो उसमें मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि एक इफेक्टिव आंसर प्रैक्टिस कैसे करते हैं। देखो, लिखने का भी तरीका होता है। एक पर्सन लिख के आता है बहुत नॉर्मल आंसर, उसको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। एक पर्सन लिख के आता है सिंपली बिल्कुल घसीटा मार के, उसको क्या मिलते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द आंसर। तो आज के लिए इतना बहुत है। टाटा बाय बाय।